नमस्कार, मैं राणा यशवंत न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ मास्टर। 2026 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम को पसीना छुड़ाने वाली नेपाल क्रिकेट टीम ने भले ही मैच नहीं जीता हो, लेकिन दिल सबका जीता है। इंग्लैंड ने नेपाल को जीत के लिए 185 रनों का टारगेट दिया था और सोचिए, नेपाल ने 180 रन बना लिए। महज 4 रनों का फासला, 4 रनों की हार, और ये हार नहीं है, ये नेपाल की जीत है। यानी कि एक गेंद और बची होती तो नेपाल ने इंग्लैंड को हरा ही दिया था। इंग्लैंड के पसीने निकल गए, सांस उखड़ गई और नेपाल उस मैदान से एक सिकंदर की तरह निकला। हार कभी कभी जीत से कम खुशी नहीं देती। नेपाल के साथ ऐसा ही हुआ। खैर, मैदान पर बराबरी की टक्कर देने वाली यह टीम असल ज़िंदगी में कितने मुश्किल हालात में खेलती है, यह जानकर आपको हैरानी होगी। नेपाल के एक क्रिकेटर को एक T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए कितने रुपए मिलते होंगे? नेपाली 5,000 रुपये, यानी कि हिंदुस्तान के 3,500 बस। ओडीआई मैच में यह रकम 7,000 रुपये तक पहुंचती है। नेपाल क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी हालत अच्छी नहीं है। टॉप ग्रेड के खिलाड़ियों को साल भर में सिर्फ 60 से 65,000 रुपये मिलते हैं, यानी महीने का खर्च भी ठीक से नहीं चल सकता। अब ज़रा तुलना कीजिएगा। इंग्लैंड का एक खिलाड़ी एक T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए लगभग 3,500 पाउंड, वहाँ 3,500 रुपये, यहाँ 3,500 पाउंड, यानी कि 4.5 लाख रुपए लेता है। और भारत में तो बात ही क्या है। एक भारतीय खिलाड़ी को एक T20 मैच खेलने के लिए 3 लाख रुपए, ओडीआई के लिए 6 लाख और टेस्ट के लिए 15 लाख रुपए मिलते हैं। इसके ऊपर बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें टॉप ग्रेड खिलाड़ियों की जो सालाना कमाई है या उनको जो दी जाने वाली रकम है वो 7 करोड़ की है। आईपीएल अलग है, वहाँ अलग से पैसे आते हैं, जहाँ एक खिलाड़ी सीजन में 10 से 20 करोड़ रुपए कमाता है। यही वजह है कि नेपाल की टीम जब वानखेड़े में इंग्लैंड से भिड़ी तो लोग सिर्फ क्रिकेट नहीं देख रहे थे, बल्कि जज्बे की कहानी भी देख रहे थे। आदमी कामयाबी, सफलता, उपलब्धि, साधन संसाधन पैसे रुपए से हासिल करता हो, ये ज़रूरी नहीं है। जज्बे से, काबिलियत से, जुनून से और कुछ कर गुजरने के उस संकल्प से जो नेपाल की टीम में मैदान पर दिखा। कम सुविधाओं और सीमित संसाधनों के बावजूद नेपाल की खिलाड़ियों ने दुनिया की एक बड़ी टीम को आंख में आंख डालकर चुनौती दी और बताया कि जीत कर जा तो रहे हो, लेकिन दरअसल तुम जीते हो नहीं। उस जज्बे को देखकर साउथ अफ्रीका के दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन यहाँ तक कह गए कि वे नेपाल की टीम को कोचिंग देना चाहते हैं। यह फ़र्क बताता है कि क्रिकेट सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि वो वतन परस्ती है, जुनून है, सपने को पूरा करने की ज़िद है और मैदान पर बाजी मारने के लिए अपना सब कुछ लगा देने का एक हुनर है। और यही हुनर मैदान पर मिसाल कायम करता है। नेपाल के खिलाड़ियों ने वही किया। और अब बात करते हैं उन 4 चैप्टर्स की जिनसे हो करके आज हम न्यूज़ मास्टर में गुजरेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान औकात में आ गया है और अब उसकी सारी हेकड़ी ढीली पड़ गई है। आईसीसी के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है और T20 वर्ल्ड कप जो 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान का हिंदुस्तान के खिलाफ है, उसमें पाकिस्तान खेलेगा। क्यों, कैसे, इनसाइड स्टोरी आज बताऊंगा आपको। चैप्टर 2 में बात होगी हार्ट अटैक से बचाने वाले उस तरीके की जिसे हम CPR कहते हैं, और 2 ऐसे वीडियोज़ जो आपको इस बात के लिए बहुत हद तक तैयार करेंगी कि अगर आपके सामने कोई आदमी हार्ट का मरीज है और उसको हार्ट अटैक आया है तो आप इस CPR के ज़रिए उसको बचा सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस मैं आज को समझाने वाला हूँ। चैप्टर 3 में हम हिंदुस्तान के उस चिकन नेक की बात करेंगे जिसे
भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहता है या दुनिया भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानती है, और चीन को लगता है कि हिंदुस्तान की कमज़ोर नब्ज़ है। लेकिन इस नस को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान ने एक बड़ी तैयारी की है। चीन और बांग्लादेश आजकल वो भी फड़फड़ा रहा है, दोनों को एक बड़ा मैसेज चला गया है। इसकी जानकारी भी मैं आज न्यूज़ मास्टर में आपको दूंगा। चैप्टर 4 में बात होगी अमेरिका और ईरान की। क्या अमेरिका ईरान के ऊपर कुछ घंटों में हमला कर सकता है? क्या ऐसा माहौल बन गया है? अगर हमला होगा तो ईरान क्या करेगा? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अमेरिका हमला कर सकता है किसी भी वक्त और ईरान उसकी तैयारी कर चुका है? आज यह पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले चैप्टर 1, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप। हिंदुस्तान में क्रिकेट का जो मालिक मुख्तार है BCCI, उसके सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की PCB की कोई हैसियत नहीं है। वो गरीब PCB कई तरह के नाटक कर चुका है, उससे उसकी आमदनी बढ़े यह तमाम जुगत जुगाड़ उसके लगते रहे, और उसने ICC के सामने जो हेकड़ी दिखाई थी, ICC ने पाकिस्तान की एक नहीं मानी। दरअसल पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप में खेलने के लिए ICC के सामने 3 शर्तें रखी थी। इन शर्तों को आप सुनिएगा, पाकिस्तान की नीयत और उसकी सलियत दोनों आपको समझ में आएंगी और आपको मज़ा भी आएगा, हंसी भी आपको आएगी। 3 शर्तें पाकिस्तान की क्या रहीं? ICC से ज़्यादा रेवेन्यू शेयर की मांग की कि जो पैसा आएगा मैच में उसमें ज़्यादा हिस्सा जो है आप मुझे दीजिए। दूसरी शर्त, भारत के साथ बाइलेटरल सीरीज शुरू करवाइए, यानी कि पैसे की आमदनी का जो दूसरा रास्ता है वह भी खोलिए। हम तो फकीर हैं, पटेहाल हैं, हाथ में कटोरा है, कुछ तो समझिए हम क्यों यह सब कुछ कर रहे हैं। और तीसरी शर्त ये कि हैंडशेक वाला प्रोटोकॉल लागू करवाइए। ये हिंदुस्तान बहुत बेइज्जत करता है, ये हाथ नहीं मिलाता है, टॉस करके इसका कैप्टन चला जाता है, जीत करके सब मैदान से निकल जाते हैं, ये हम खड़े रह जाते हैं, हमारे साथ हाथ भी मिलाते नहीं हैं। कम से कम इज्जत तो रख लो हमारी, हाथ तो मिलवा लो। यानी कि पैसा दे दो और कम से कम हाथ मिलवा लो यार। लेकिन दूसरी और तीसरी शर्त, उन दोनों को रखने का मतलब क्या था? अपना मजाक उड़वाना। खैर ICC ने पाकिस्तान की कोई शर्त मानी नहीं। खबर आपके लिए ये है, और अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ने दिमाग लगाया और 12 तारीख से पहले ही 9 तारीख को भारत के से मैच खेलने का फैसला सुना दिया। 12 में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बांग्लादेश में 12 तारीख को चुनाव हैं, और चुनाव के भीतर मोहम्मद यूनुस को फ़ायदा हो जाए, बहुत मुनाफा हो जाए, उनके मन माफिक वहाँ सरकार बन जाए तो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक माहौल बना रहेगा। तो पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई, और वो जो मुस्लिम कट्टरपंथ है, हिंदुओं के ख़िलाफ़ एक माहौल है, उन सबको उठा करके आप एक सरकार बना लो, वोट बटोर लो। लेकिन यहाँ ICC ने जो हंटर चला रखा था उसके आगे पाकिस्तान लगातार छटपटा रहा था। अब सोचा कि यार बहुत हो गई है, चलो बोल देते हैं। तो उसने कहा कि भैया हमको बस 3 चीज़ें दे दो, बाकी हम खेल लेंगे। ICC ने कहा कि कुछ नहीं, खेलना है तो बताओ वरना हम अपना फरमान सुनाएं। पाकिस्तान की जो आदत है नौटंकी करने की, ड्रामा करने की, पैर पटकने की, हाय तौबा मचाने की, सब कर लिया, लेकिन आखिर में ICC के सामने वो औकात पे आ गया। ये जो 2 बयान हैं प्रधानमंत्री के और मोहसिन नकवी के, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के लिए ICC के इस T20 वर्ल्ड कप से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बांग्लादेश ने जो फ़ैसला लिया है उसको हम अपना समर्थन देते हैं, और हम पूरी तरीके से बांग्लादेश की खातिर हिंदुस्तान से नहीं खेलने का जो फ़ैसला कर चुके हैं वो सही है। ये मोहसिन नकवी, इंटीरियर मिनिस्टर, गृह मंत्री कहते हैं। ये आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है और एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी चेयरपर्सन है।
यानी कि पाकिस्तान के भीतर जितने भी ये कट्टरपंथी और बाकी आतंकवादी संगठन हैं, उन सबों की जानकारी इसके पास रहती है। ये आदमी अपने पास लिस्ट तक रखता है क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर हैं। अब इन दोनों के बयान आने के बाद जिस देश का प्रधानमंत्री कह दिया हो कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, फैसला बिल्कुल सही है, हम बांग्लादेश के लिए जो संभव होगा वो करेंगे। मोहसिन नकवी ने अपने पैंतरे दिखाए और आज की तारीख में आईसीसी ने जब आंखें तरेरी तो तुम्हारी पतलून ढीली पड़ गई। अब इस पर छोटी चर्चा मैं करना चाहता हूं। अहमद कुरैशी पाकिस्तान के क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, आप पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। अहमद कुरैशी साहब, ये पीसीबी ने फैसला अचानक क्यों कर लिया? बांग्लादेश के साथ जो यारी दोस्ती और वो जो हाथ लहरा करके उसके साथ खड़ा होने और हिंदुस्तान से मैच नहीं खेलने का जो जुनून जज्बा फैसला था, उसका क्या हुआ? देखें जी, मैं भी आपको थोड़ा सा ही सुन पाया हूँ। आप इसमें कह रहे थे कि पीसीबी जो है वो आईसीसी के सामने शायद डर गया है और झुक गया है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पीसीबी आईसीसी के सामने कैसे झुका है कि ऑल द वे आईसीसी के बंदे ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आके वो बातचीत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आईसीसी का इतना दबदबा होता या डर होता तो आईसीसी के बंदे यहाँ ट्रैवल करने ना आ रहे होते, बल्कि पीसीबी के लोग आईसीसी के पीछे भाग रहे होते और डर के वहाँ ट्रैवल करते। ये मीटिंग कहीं भी हो सकती है। आईसीसी को लगा कि चलो पाकिस्तान में मीटिंग कर लेते हैं। मुझे सिर्फ 3 बातें बताइए। क्या रेवेन्यू ज़्यादा शेयर करने की बात पीसीबी ने नहीं कही? क्या बाइलेटरल टूर्नामेंट शुरू करने की मांग पीसीबी ने नहीं की? सर, आपकी इत्तला के लिए मैं ये ज़रूर बता दूं कि बायलैटरल के हवाले से ज़रूर पीसीबी की आईसीसी से बात हुई है कि पाकिस्तान और क्या इंडिया के हैंडशेक दरमियान प्रोटोकॉल के लिए पाकिस्तान ने मांग नहीं की? नहीं, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं हुई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए ये ज़रूर डिमांड की है कि उनको जो है उनकी जो आईसीसी की टूर्नामेंट की अपीयरेंस फीस होती है वो कट ना की जाए। बेशक बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फिर भी उनको इससे ज़रा एग्जेम्पशन दी जाए। उस पे ज़रूर कंसीडर किया आईसीसी ने, बल्कि हामी भी भरी है कि बांग्लादेश पे किसी किस्म की पेनल्टी नहीं डाली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ज़ात के लिए कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मांगा। मैं अहमद कुरैशी एक डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, एक मोटा आंकड़ा कहता है कि 2200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन होता है और पीसीबी के पास जो भी रेवेन्यू है उसका 80% आईसीसी टूर्नामेंट से आता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में 2200 करोड़ का रेवेन्यू है, तो जाहिर है कि उसका हिस्सा जाएगा ही पीसीबी को, और पीसीबी के पास 80% इसी तरीके से आईसीसी मैचेस से आते हैं। तो क्या पीसीबी बांग्लादेश के साथ खड़ा हो रहा है या फिर वो क्रिकेट के साथ खड़ा हो रहा है, क्रिकेट के मैदान पर, कि ठीक है हमको बांग्लादेश से मतलब नहीं है, हम आईसीसी का एक कंट्री हैं और हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने मैच खेले हैं, किसी न्यूट्रल साइट पे खेले हैं, न्यूट्रल कंट्री पे में खेले हैं। क्या यह बात नहीं है? देखें, आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो रहा है या होगा, पाकिस्तान ऑलरेडी खड़ा है बांग्लादेश के साथ और उसका तो आप आपने मैच नहीं खेलोगे ना हिंदुस्तान से? देखें, अब ये तो आपके मेरा वजीर आजम काम ने कहा है ना कि हमने पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया है। मैं यहाँ कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि मैं एक बात कर दूं और बाद में उसका जब उसके उल्ट हो तो आप फिर ये जो है वो क्लिप आपके चैनल चलाएं और कहें कि आपने कुछ कहा था नहीं वो नहीं, कुछ रहा मैं है। तो सिर्फ आपसे पूछना चाहता था कि आपके वजीर आजम ने जो ऐलान किया है और कल पाकिस्तान हिंदुस्तान से मैच खेलता है, तो कोई तो कारण रहा होगा ना। अगर आपको लगता है कि पैसे तो नहीं आ रहे हैं, पैसे से कोई मतलब नहीं है, रेवेन्यू का कोई लेना देना नहीं है, पीसीबी तो सेल्फ डिपेंडेंट बोर्ड है, तो फिर कोई कारण तो हम समझेंगे ना कि उसमें कारण क्या रहा है। अगर अहमद कुरैशी साहब ने कह दिया कि भैया कोई कारण उसमें नहीं है, तो लोग तो ढूंढेंगे ना कि वजीर आजम के कहने के बाद भी पाकिस्तान की टीम ने मैच क्यों खेला। देखें, जिन वजूहात का आप जिक्र कर रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं, उन वजूहात का आपको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू एक तरफ, और जो बाकी आईसीसी टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं उनका रेवेन्यू एक तरफ। तो डेफिनेटली सी बात है कि आईसीसी को भी रेवेन्यू पे आ रहा है।
सबको तो रेवेन्यू आप प्यारा मेरी है जो बात पे आ गए ना, देखिए या तो मुझे बांग्लादेश के साथ कंप्लीट दोस्ती करने यारी दीजिए। भाईचारा चलेगा, या फिर रेवेन्यू जी, चलेगा। दोनों साथ तो चल देखिए नहीं सकता है। सर देखें बात ये है कि अब या तो फिर वही 2 ही चीज़ें हैं कि या तो आपको बैठ के बात करनी पड़ती है या फिर ये है कि आप जो है ना वो एक-दूसरे के ऊपर चिल्ला दें, जो कुछ चिल्ला सकते हैं और एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएँ। ठीक है, ये तो अहमद कुरैशी, मोटे तौर पर आपने अपनी बात कह दी है और मुझे लगता है कि आपके कहे से लोगों ने समझा होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी जो गृह मंत्री हैं और पीसीबी के अध्यक्ष हैं, इन दोनों के ताल ठोकने के बाद भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ 15 तारीख को कोलंबो में मैच खेलेगा। पैसा है नहीं, दे दो भैया, यही बड़ा सच है। और अब बात उस खबर की जो हर इंसान से जुड़ी हुई है। हार्ट, बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन। पिछले कुछ सालों में भारत और दुनिया में हार्ट अटैक से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, खास करके कोविड-19 के बाद। लेकिन चिंता की बात ये ज़्यादा है कि छोटे छोटे बच्चे भी हार्ट अटैक का शिकार होने लगे हैं, कम उम्र के लोग। कई मौक़ों पर तो सीपीआर ना देने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि उस समय अगर आप सीपीआर दे रहे हैं तो उस आदमी के बच जाने की उम्मीद है, लेकिन जानते हम नहीं सीपीआर देना, इसलिए वो आदमी अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। हम आज सीपीआर से जुड़ी हर जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि आपको सीपीआर देना क्यों चाहिए और क्यों आना चाहिए। इसलिए कि कभी भी किसी भी वक्त आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। 2 वीडियोज़ देखिएगा और ये दोनों राजस्थान से आई हैं। एक बारां से है और दूसरी बालोतरा से। दोनों की जगह पर सीपीआर दे करके लोगों की जान बचाई गई। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन हार्ट अटैक आया, आदमी गिरा, जिस आदमी ने देखा उसने उसको सीपीआर देना शुरू किया और दोनों जगहों पर जान बच गई। इसलिए इन दोनों तस्वीरों ने मुझे इस बात के लिए तैयार किया या कारण बनी कि अब मैं आपके सामने सीपीआर के बारे में जानकारी लेकर के आऊँ, ये दोनों तस्वीरें दिखाऊँ। पहले आप दोनों तस्वीरों को देखिए। अब इन 2 तस्वीरों को देखिएगा। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की है और दूसरी महाराष्ट्र के रत्नागिरी की, आपके सामने है। लखनपुर में पेट्रोल पंप पर खड़ा एक आदमी अचानक गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। रत्नागिरी में क्रिकेट खेल रहा एक नौजवान अचानक से गिरता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अगर इन दोनों जगहों पर पहले दोनों तस्वीरों की तरह के हालात होते, यानी कि कोई ऐसा होता जो सीपीआर दे रहा होता, उसको देने आता, तो जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इन दोनों जगहों पर, लखीमपुर में, रत्नागिरी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान की दोनों जगहों पर ऐसा हुआ क्योंकि लोगों ने सीपीआर दे करके जान बचा ली। अब सवाल ये है कि सीपीआर क्या है? इसको आप इमरजेंसी में लाइफ सेविंग प्रोसेस कहिए। हार्ट अटैक आने की स्थिति में हाथों की मदद से आप हार्ट के ऊपर, हार्ट बाईं तरफ होता है, आपने अपने दोनों हथेलियों को जोड़ा और उसके बाद जहां हार्ट होता है बाईं तरफ में, वहां आपने दबाना शुरू किया। 1-1.5 इंच के आसपास, 1.5-2 इंच के आसपास छाती की हड्डी जो है ना, वो दबती रहनी चाहिए और बहुत तेज़ी से, जैसे कि हमारी हार्ट बीट्स होती है 72, 73, 80 तक, 70 से 80 बार 1 मिनट के भीतर आप अगर लाते हैं और 1.5 इंच के आसपास छाती को आप दबाइए। बहुत तेज़ गति से दबाने से और ज़ोर से गिनते रहें 1 मिनट के भीतर, 100 तक अगर जाता है तब भी ठीक है, लेकिन हार्ट उससे रिवाइव कर सकता है। आदमी के रिवाइवल के चांस हैं। जो अटैक आया हुआ है उसकी जान ले सकता है, उस अटैक से उसके बचने की उम्मीद है और वो उम्मीद सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपको सीपीआर देने आता है।
इसलिए सीपीआर देना हर आदमी को सीखना चाहिए और सरकारों को भी स्कूलों में और बाकी दूसरी संस्थाओं में लोगों को सीपीआर देने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये जो हार्ट अटैक है, दरअसल जो हमारी नसें हैं इनमें ब्लॉकेज यानी खून के थक्का के जमने से होता है, और जब वो जमने लगता है तो बीपी हमारा आपका हाई हो जाता है। स्मोकिंग की वजह से या मोटापे की वजह से, डायबिटीज़ के कारण, गलत खान पान, टेंशन के कारण ये ब्लॉकेज बनता है। हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि आपके सीने में तेज़ दर्द होगा, सांस फूलेगी, पसीना आएगा, घबराहट सी होगी। ये सब हार्ट अटैक आ रहा है इस बात के सिम्टम होते हैं। कभी कभी सीने में जलन सी होगी और वो जलन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, पसीना आने लगता है, तो आप समझिए कि ये हार्ट अटैक का सिम्टम है। अब मैं बड़ी वॉल पे ग्राफिक्स के ज़रिए सीपीआर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये ज़रा एक बार डिटेल्स आप देखिएगा। जो सीपीआर देने की दर है, भारत में सीपीआर की दर 2 से 5%, यानी कि 100 लोग हैं तो उसमें से 2 या 5 लोगों को ही सीपीआर देने आता होगा, और अमेरिका, जापान जैसे देशों में 60% तक लोगों को सीपीआर देने आता है। ये यानी कि हमारे यहाँ लोगों को ट्रेन नहीं किया जाता है, और मैं कहता हूँ कि आपको इस बात की ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए कि सीपीआर कैसे दिया जाता है, और डॉक्टरों को भी इस अपनी तरफ से कैंप्स लगाने चाहिए कि आपको सीपीआर देने आना चाहिए। हर साल लगभग 28 से 30 लाख लोगों की मौत भारत में हार्ट अटैक से हो रही है। ये तादाद जो बढ़ती हुई है वो कोविड-19 के बाद अधिक है। उसके कारण कोविड-19 को भी माना जाता है, और वैक्सीन के बाद जो शरीर के भीतर प्रभाव पड़ा वह भी है। हर साल 17 से 20 मिलियन यानी कि 170 लाख से लेकर के 200 लाख तक, 2 करोड़ तक दुनिया भर में अगर 2 करोड़ लोग हैं तो भारत में 30 लाख हैं, यानी कि 10% से ज़्यादा, 15%। आप मानिए कि दुनिया भर में 800 करोड़ लोग हैं, भारत में 140 करोड़ की आबादी है, हर छठा आदमी भारतीय है, तो हर छठा आदमी हार्ट अटैक का मरीज़ है या हार्ट अटैक से जान जाती है। भारत में सीपीआर को लेकर के भले ही लोग जागरूक ना हो, लेकिन विदेशों में स्कूलों में सीपीआर की ट्रेनिंग या एजुकेशन दिया जाता है। मसलन नॉर्वे, डेनमार्क, यूके, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल, इन देशों के अलावा भी कई देशों में स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सीपीआर के लिए ट्रेन किया जाता है कि जब कभी भी आपके आसपास कोई ऐसा आदमी जिसको हार्ट अटैक आ गया हो, आप सीपीआर देकर के उसकी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिए। भारत में होने वाले कुल हार्ट अटैक में लगभग 40% मामले 60 साल से कम उम्र के लोगों के साथ पाए जा रहे हैं। हर 4 में से एक हार्ट अटैक 25 से लेकर के 35 साल की उम्र के लोगों के बीच हो रहा है। दुनिया में सबसे कम उम्र में हार्ट अटैक झेलने वाले देशों में भारत टॉप पर है। युवाओं में हार्ट अटैक के कारण क्या हैं, अब मैं आपको एक बार समझाता हूं, और ये हमारा जो समाज है और जिस तरीके का दबाव है, जिस तरह की स्थितियां हमने अपने चारों ओर बना ली हैं, वह बहुत बड़ा कारण है टेंशन, स्ट्रेस, मोबाइल, स्क्रीन, नींद की कमी, गलत खान पान, एक्सरसाइज की कमी, नशा, स्टेरॉयड, ब्लड प्रेशर चेक ना करना रेगुलर तरीके से, और इन सब मामलों को लेकर के देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, पद्म विभूषण प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट पुरुषोत्तम लाल क्या कहते हैं, सुनिएगा, क्योंकि यह बात जो डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल की है वो हमारे आपके सबके काम की है। सडन कार्डिक डेथ एक बहुत अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है, जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस देख रहे हैं, जिसमें बिना किसी वार्निंग के अचानक
पर्सन की, हेल्दी पर्सन की भी मृत्यु हो जाती है। कई लोग ट्रेडमिल कर रहे होते हैं, कई डांस कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, या काम पर होते हैं, या एट रेस्ट। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सडन कार्डिक डेथ किसको कहते हैं, जब हार्ट काम करना बंद कर देता है और कोई भी जो ब्लड सप्लाई जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, पर्टिकुलरली ब्रेन, वो बंद हो जाती है और पर्सन इज अनकॉन्शियस, नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो कभी भी ऐसा पर्सन नॉट रिस्पॉन्डिंग मिलता है जो कि थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक था, तो उसको हम सडन कार्डिक डेथ कह देते हैं। और उसकी क्या कारण है, वो कार्डिक अरिदमिया होता है और या हार्ट अटैक होता है, दोनों एक तरह के मिक्सअप होते हैं। बट ज़रूरी क्या है, उस समय हमें सीपीआर करना चाहिए। और कई जिम्स में तो एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर रखने लग गए हैं, सो दैट अगर ऐसी चीज़ होती है तो डिफिब्रिलेटर में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। अब सीपीआर बड़ी बेसिक चीज़ होती है जिसमें हम दोनों हाथों से सेंटर ऑफ द चेस्ट वहाँ प्रेशर डालते हैं। यहाँ से चेस्ट कम से कम 2 इंच के लगभग नीचे जाए और 100 to 120 टाइम्स इन ए मिनट अगर हम कर पाएँ तो अच्छा रहता है। अब कई पर्सन सीपीआर करने में बड़े ट्रेंड होते हैं, तो उनको हम ये कहते हैं कि 30 टाइम्स करो, उसके बाद 2 एपिसोड माउथ ब्रीदिंग। तो इस तरह जो पूरा सर्कल हो जाए तो काफ़ी हद तक कई पेशेंट उठ खड़ते हैं। और अगर साथ में किसी के पास कार्डिक डिफिब्रिलेटर होता है तो फिर तो मतलब चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल बता रहे हैं कि सीपीआर कितने काम का होता है जब किसी आदमी को हार्ट अटैक आया हुआ हो तो। अब बात पूर्वोत्तर भारत की तरफ की। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पिछले कुछ दशकों में पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला जो एकमात्र ज़मीन रास्ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है, वो सुर्खियों में रहा है। ये एक सेंसिटिव प्रेशर पॉइंट भी माना जाता रहा है, क्योंकि चीन और अब हाल में बांग्लादेश ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है और वो टकराव की स्थिति में है, ये कॉरिडोर भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्ट्रैटेजिकली हिंदुस्तान इस कॉरिडोर के ऊपर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि जो फैसला सरकार का है अब इस कॉरिडोर को लेकर के, वो गेम चेंजर साबित होगा, मास्टर स्ट्रोक है। और ये क्या है, दरअसल ये पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसमें 40 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड रेलवे लाइन है। यानी कि जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ज़मीन के अंदर से रेलवे लाइन बिछाने की बात है, अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को देश से जोड़ने वाले इस रणनीतिक कॉरिडोर में स्पेशल प्लानिंग के तहत अंडरग्राउंड रेल लाइन बनाई जाएगी। और ये अंडरग्राउंड रेल लाइन 20 से 24 मीटर गहराई में बनेगी और टिम माइल हाट से रंगापानी तक फैली होगी, यानी कि 40 किलोमीटर। स्नेक एरिया है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल में, वहां पर एक अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिससे कि कभी भी स्ट्रैटेजिक समय में एक सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। कोलकाता मेट्रो में
40 साल में 28 किलोमीटर का काम हुआ था मात्र। मोदी जी ने 11 इयर्स में 45 किलोमीटर का काम किया। 11 इयर्स में 45 किलोमीटर का काम किया, जो 40 साल में काम नहीं कर पाए यूपीए की कांग्रेस की सरकारें और टीएमसी जिसमें पार्टनर थी, वो उससे ज्यादा काम मोदी जी ने एक दशक में किया। पूर्वोत्तर भारत और भारत के बाकी हिस्सों को या मेनलैंड को जोड़ने के लिए चिकन नेक बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही एक गलियारा है और इस गलियारे के ऊपर भारत के जो अपने रक्षा बंदोबस्त हैं वो बहुत मजबूत लगातार किए जाते रहे हैं। लेकिन ज़मीन पर जो हमले होंगे, उन हमलों के दौरान हमारी सेना जिस तरीके से एयरफोर्स लड़ती रहेगी, जो अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक है वो सप्लाई चेन हमारा मेंटेन रखेगा। इसलिए चिकन ने क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। 22 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, कहीं 20 किलोमीटर कहीं 22 किलोमीटर, ये चौड़ी पट्टी है। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मेनलैंड और पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं उनको जोड़ने के लिए यह एकमात्र रास्ता है, ज़मीनी रास्ता है। इसके ज़रिए पूर्वोत्तर में हमारी सेना की आवाजाही होती है। जो फ्यूल होता है, तेल सप्लाई, वह भी यहीं से है। रेल और सड़क का पूरा का नेटवर्क और लोगों का आना जाना इसी इलाके से होता है। यह इलाका चारों ओर से संवेदनशील है। क्यों है, इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के दक्षिण में बांग्लादेश है, आप नक्शे पर भी नज़र रखिएगा। पश्चिम में नेपाल है और उत्तर में चीन, चुम्बी वैली उसकी। चीन का मतलब तिब्बत, उस तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा है, तो तिब्बत जो है वो आता है। लगभग 130 किलोमीटर उसकी सरहद रहती है इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, यानी कि पास में है। और चीन की सेना को चुम्बी वैली में रणनीतिक बढ़त हासिल है, जिससे किसी भी संकट में यह कॉरिडोर मल्टी फ्रंट प्रेशर के तहत आ सकता है। अगर यह रास्ता रुका तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट सकता है। आप नक्शा देखते रहिए और जो ग्राफिक्स है उसको भी गौर करते रहिएगा। सिक्किम और अरुणाचल सीमा पर भारत की जो सैन्य स्थिति है वो कमज़ोर हो सकती है। ज़मीन के नीचे यह जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, यह क्यों है? सवाल उठता है कि आखिर सरकार ज़मीन के नीचे यानी कि पाताल लोक से रेल लाइन क्यों विकसित कर रही है? कारण ये है कि उस योजना का सबसे दिलचस्प हिस्सा है जिसको शीत युद्ध की रणनीति से जोड़ा जा रहा है। इस इलाके में भूमिगत रेलवे सुरक्षा की गारंटी देता है, क्योंकि अभी चिकन नेक के अधिकांश रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मीन के ऊपर है। जो मिसाइल, ड्रोन, एयर स्ट्राइक या नेचुरल कैलेमिटीज़ के ज़रिए नष्ट किए जा सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अंडरग्राउंड रेलवे बनने से युद्ध की स्थिति में भी इस रूट से सेना को ज़रूरी सामान की सप्लाई जारी रहेगी। युद्ध या तनाव की स्थिति में सैनिक, हथियार, ईंधन और ज़रूरी नागरिक आपूर्ति बिना रुके पहुंचाई जा सकेगी। ख़ास बात, एक मालगाड़ी लगभग 300 ट्रकों के बराबर का सामान ढोती है। तो एक मालगाड़ी अगर मेनलैंड से अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई तो 300 मालगाड़ी 300 ट्रकों के बराबर का सामान लेकर के वो गई। एक बार में कितना सामान पहुंच सकता है इसका अंदाज़ा आपको हो सकता है। इसके अलावा यह रूट न सिर्फ छिपी हुई और मजबूत होगी, बल्कि इसके भूमिगत ढांचे को सैटेलाइट से पहचानना भी नामुमकिन होगा। इसके अतिरिक्त इस पर हमला करना मुश्किल होगा और जल्द दोबारा चालू किए जाने की संभावना रहेगी। पिछले एक दशक में चीन डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, एक बड़ा नेटवर्क बना रहा है। बांग्लादेश में हाल की जो राजनीतिक उथल पुथल वहाँ रही है या भारत के साथ तनाव रहा है, उसने भारत की चिंता को बढ़ाया है, क्योंकि चीन लगातार वहाँ रोडवेज, रेलवेज और बाकी सारी चीज़ों को डेवलप कर रहा है। और बांग्लादेश भी अपनी तरफ से एक तनाव भारत के लिए पैदा कर रहा है। बांग्लादेश में जो चरमपंथी आवाज़ें हैं वो भारत के चिकन नेक को लेकर के लगातार धमकी के अंदाज में अपनी बयानबाजी करती रही। इसके अलावा बांग्लादेश के रंगपुर में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास लाल मुनीर हाट है।
मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये नक्शा जो मेरे सामने है वो कैसे है, और ये लाल मुनीर हाट में बांग्लादेश जो है वो डेवलप करना चाहता है या डेवलप एक एयरपोर्ट कर रहा है। और वो जो एयरबेस है हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात है। आप ये देखिए, ये कॉरिडोर है हमारा, और इसी कॉरिडोर के बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये लगभग जो अंडरग्राउंड होगा ये 40 किलोमीटर का होगा। ये बांग्लादेश है और यह चीन है, यह चीन का हिस्सा है, और यहाँ से यह कॉरिडोर लगभग 130 किलोमीटर है। बांग्लादेश जो लाल मुनीर हाट है जहाँ एयरबेस बांग्लादेश बना रहा है वो भी 130 किलोमीटर है। यानी कि इस कॉरिडोर से 130 किलोमीटर लाल मुनीर हाट और 130 किलोमीटर के आसपास चीन की सरहद है। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार इसको लेकर के बहुत सजग है कि नहीं, इसको तो ख़त्म किया जाना चाहिए। अब यही रूट जो है, यहाँ से रोड, रेल, बाकी रास्ते हैं, और यहाँ से पूरे 7 सिस्टर्स अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ तक सामान जाता है। यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए यहाँ भारत की सरकार ने अंडरग्राउंड रेलवे बनाने की तैयारी की, और यह फैसला रणनीतिक रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको जो 40 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है अंडरग्राउंड रेलवे का, वो किस तरह का है, बांग्लादेश और चीन कहाँ कहाँ हैं, इसको मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन ग्राफिक्स के ज़रिए एक बार फिर आप देखिए कि ये कैसे अंडरग्राउंड रेलवे वहाँ बनाई जा रही है। 40 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। आपने देखा कि साउथ में बांग्लादेश है, लगभग 22 किलोमीटर लंबाई, 60 किलोमीटर। तो ये जो कॉरिडोर है ये 20-22 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है और 60 किलोमीटर लंबा है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, चिकन नेक। और उसी चिकन नेक में यह टनल बनाई जाएगी। इस टनल से ट्रेनें दौड़ेंगी, और वो ट्रेनें जो पूरा हिंदुस्तान है उस हिंदुस्तान से नॉर्थ ईस्ट की तरफ सामान लेकर के जाएंगी। युद्ध की स्थिति में भी चाहे चीन और बांग्लादेश की तरफ से होता है, हमारा पूरा का पूरा रूट जो है वो सेफ रहेगा, सप्लाई चेन हमारा चलता रहेगा। हिंदुस्तान का वह हिस्सा भी जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं सुरक्षित रहेगा। हमारी फ़ौजों को रसद से लेकर के गोला बारूद, आर्म्स, एम्युनिशंस, उन सब की सप्लाई भी चलती रहेगी। इसलिए यह जो फैसला सरकार का है ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी भी। 27 जनवरी को बांग्लादेश वायुसेना और चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन, इन दोनों के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत हुआ। यह समझौता ढाका छावनी में जो बांग्लादेश वायुसेना का हेडक्वार्टर है वहाँ हुआ, और इसकी अहमियत ये है कि दोनों देश प्रस्तावित बोगरा हवाई अड्डे पर ड्रोन फैक्ट्री लगाएंगे। चीन लगातार बांग्लादेश के भीतर सक्रिय हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश की पूरी ज़मीन भारत से लगती है। तो अपनी तरफ से, तिब्बत की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से वो 2 मोर्चे चाहता है हिंदुस्तान के खिलाफ तैयार किए जा सकें, इसलिए वो इस फैक्ट्री पर भी काम कर रहा है, और यह भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन भारत के अंडरग्राउंड रेल दौड़ाने से या इस प्लान से बांग्लादेश सीमा पर ताका झांकी करने वाले ड्रोन धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि नीचे से हमारी ट्रेन जाएगी, वो सप्लाई लेकर के जाएगी, और उसके बारे में कोई भी जानकारी आप नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए इस कॉरिडोर के अंदर अंडरग्राउंड रेलवे लाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और भारत की सुरक्षा के लिहाज से, भारत की सेना की ताकत को उस इलाके में बनाए रखने के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। और अब बात करेंगे ईरान की। अमेरिका और ईरान ये दोनों युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना किसी भी वक्त ईरान पर हमले को तैयार है।
इस बीच अमेरिका और ईरान ने ओमान में परमाणु समझौता पर अलग अलग बैठक भी की है। हालांकि इसका कोई नतीजा निकला नहीं। ऐसे में अंदेशा इस बात का बढ़ गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध कभी भी हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो मध्य पूर्व में समेत पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया और कहा कि मदद आ रही है, ईरान के लोग आप खड़े रहो, अपनी हुकूमत के खिलाफ जो जाति कर रही है, जुल्मी है, आप डटे रहो, मदद आ रही है। इसके बाद उन्होंने धमकी दी कि एक बहुत बड़ी अमेरिकी आर्म्ड वॉरशिप ईरान की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी नौसेना ने बताया कि उसका एक करियर स्ट्राइक ग्रुप इन दिनों अरब सागर में पहुंचा हुआ है, मौजूद है और नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। इस करियर स्ट्राइक ग्रुप का नेतृत्व यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक जो पोत है वो कर रहा है। ईरान ने फरवरी की शुरुआत में अब्राहम लिंकन के पास एक ड्रोन भेजने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी विमान ने उसे मार गिराया। अमेरिका के करियर स्ट्राइक ग्रुप में सबसे जो शक्तिशाली है वो है यूएसएस अब्राहम लिंकन। अकेले ईरान की नौसेना और वायुसेना पर वह भारी पड़ सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर F-35 जो फाइटर जेट्स हैं, लाइटनिंग 11 फाइटर जेट और बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट तैनात हैं। ये दोनों लड़ाकू विमान कई तरह की मिसाइलों और बम से लैस रहते हैं। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 3 विध्वंसक पोत भी हैं, जिनके नाम हैं यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, यूएसएस स्प्रुआंस और यूएसएस माइकल मर्फी। ये तीनों युद्धपोत कई तरह के हथियारों से और रडार से लैस हैं। अमेरिका तनाव के बीच ईरान को अपनी हवाई ताकत भी दिखा चुका है। फिर भी परमाणु हथियार से लैस या ले जाने में सक्षम जो अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स हैं, उन विमानों को कतर के हवाई अड्डे पर उतारा गया है और ये B-52 बॉम्बर्स कितने खतरनाक हैं इसका अंदाज़ा इनकी ताकत से आप लगा सकते हैं। ताकत क्या है? 70,000 पाउंड सामान ले जाने की क्षमता, बिना दोबारा फ्यूल भरे 8,800 मील तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना ने जॉर्डन के अल सॉल्टी एयर बेस पर कई फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। ये सारी तैनाती, यह सारा बंदोबस्त ईरान पर हमले के लिए है, यह साफ दिख रहा है और अमेरिका किसी बात का इंतज़ार कर रहा है, मगर वो हमले की तैयारी में है, ऐसा वहाँ से साफ साफ संकेत मिल रहा है। F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू जेट की भी तैनाती अमेरिका ने की है और ये 2 सीटों वाला फाइटर जेट है जिसे गहरे हमलों के लिए तैयार किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। यह लड़ाकू विमान सटीक हमला करता है, प्रिसिशन अटैक। ये बंकर बस्टर बम ले जा सकता है। अमेरिकी वायुसेना के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर की जो तैनाती है उसको भी बढ़ाया गया है और यह एक एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, यानी कि हवा में मार करते समय, युद्ध लड़ते समय जिसको भी फ्यूल की ज़रूरत है वो आएगा और ये हवा में फ्यूल भरेगा और फिर वो हमले के लिए निकल जाएगा। अमेरिका ईरान के चारों ओर लगातार अपने जंगी जहाज़ों की तैनाती कर रहा है और उसकी जितनी भी ताकत है वह सब उसने वहाँ झोंक रखा है। यह पूरी तैनाती इसी बात की गवाही देती है। और यह कुछ बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको ज़रा बताना चाहता हूँ, और वो इसलिए कि इससे बहुत मतलब निकलता है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई 8 फरवरी कोई डर नहीं बताएगा, लेकिन खामनेई को इस बात का डर है कि क्या हमला हो सकता है।
उनकी जगह पर चीफ ऑफ स्टाफ जो ईरान के हैं, जनरल अब्दुल रहीम मुसाबी, अब्दुल रहीम मुसाबी, ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं, यानी कि तीनों सेना के मुखिया हैं। इन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। जाहिर है कि ईरान के नेता खामेनेई को अमेरिका के हमले का डर है। अमेरिका उनको एलिमिनेट करना चाहता है। अगर खामेनेई को ही वो मार देता है तो उसके बाद युद्ध लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सत्ता परिवर्तन आराम से हो सकता है। और यह जो है वो एक बड़ा संकेत है अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इस अंदेशे को मजबूत मानने का। और दूसरा, इजराइल और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, इन्होंने अमेरिका को कहा है, अमेरिका की यात्रा इनकी होने जा रही है और इनके जो होने वाले एयरफोर्स चीफ हैं वो अभी जा रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो अपनी हद लांघ रहा है, लक्ष्मण रेखा पार कर रहा है। अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में रेड लाइन को लांघा तो इजराइल हमला करेगा और अकेले हमला करेगा। उसके लिए अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह बात इजरायली अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को बता दी है कि इस बात को आप समझ लीजिए कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल अगर ज़्यादा हुई तो बहुत संभव है कि हम हमला करें, क्योंकि वो हमारे लिए सीधा सीधा ख़तरा है और यह हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। अमेरिका इजराइल को संकट में नहीं पड़ने देगा, यह भी बहुत बड़ा सच है। जब इजराइल के पास ईरान के न्यूक्लियर अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस को तबाह करने का हथियार नहीं था, उसके पास कोई ऐसा बॉम्ब नहीं था, तो अमेरिका ने अपने बॉम्बर जो B-2 बॉम्बर्स होते हैं उनको भेजा और बॉम्ब गिरा करके उन्होंने नीचे तक तबाह किया ईरान के उस पूरे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को, और ईरान बहुत पीछे चला गया। अब बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम पर और उनके प्रोडक्शन पर इजराइल की नज़र है और वो कह रहा है कि ईरान ने कोई भी गलती की और उसने ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो फिर हम सीधा हमला करेंगे। हम अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर कोई भी ख़तरा नहीं मोलेंगे। अब चलते चलते उस सूचना की बात, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आपके काम की होगी। कॉकरोच सिर कटने के बाद भी लगभग 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक जीवित रह सकता है। इसका कारण ये है कि वो सांस लेने के लिए मुंह या सिर पर निर्भर नहीं होते, बल्कि शरीर के हर हिस्से में मौजूद छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनसे वे सांस लेते हैं। और चलते चलते आपको एक वीडियो छोड़े जा रहा हूँ, यह बताने के लिए कि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। नमस्कार।